तो गाइस आज हम पढ़ेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इसका यूनिट नंबर 3, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स। इस सीरीज़ में हम क्या पढ़ेंगे, नेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पीछे के 2 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। देखिए ये है हमारा टॉपिक 3, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट। आज हम ये पढ़ेंगे, नेट सर्टिफिकेट ये मेरा। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट्स। अब सबसे पहला पॉइंट जो है स्टेट। जब हम कहते हैं स्टेट क्या होती है, तो स्टेट वो चीज़ होती है जिसके अंदर पॉपुलेशन हो, लोग हो, गवर्नमेंट हो, जो तीसरा टेरिटरी हो उसकी फिक्स, चौथा कैपेसिटी। और यहाँ कैपेसिटी का मतलब है स्टेट की कैपेसिटी जब वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन में आ सके, ये कैपेसिटी का मतलब होता है यहाँ। अच्छा, केल्सन जो है वो जब बात करता है रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट के बारे में कि स्टेट को जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो केल्सन के हिसाब से स्टेट में क्या चीज़ कवर्ड होती है। पहला, वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो, दूसरा उसकी डेफिनेट टेरिटरी हो, तीसरा वो परमानेंट हो, चौथा वो इंडिपेंडेंट हो। परमानेंट का मतलब है डी ज्योर और डी फैक्टो। जब आप पढ़ेंगे तो वो फाइनल और प्रोविजनल रिकॉग्निशन के बारे में बात करेंगे, तब आप वहाँ समझेंगे इस चीज़ को इसी वीडियो में। थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन, पहली है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। इसको दिया है किसने, हीगल, एंजेलोटी और ओपेनहाइम इसको सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं रिकॉग्निशन जो होती है वो क्लोथ्स द रिकॉग्नाइज स्टेट विद राइट एंड ड्यूटीज अंडर इंटरनेशनल लॉ। मतलब कंट्री ए बी सी है और ये कंट्री ए और एक कंट्री डी है, तो जब कंट्री ए बी सी कंट्री डी को रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे, क्या ए बी सी रिकॉग्नाइज करेंगे कंट्री डी को, तब जाके जो है वो कंट्री को रिकॉग्नाइज माना जाएगा। ठीक है, तो और फिर जो है कंट्री डी जो है एक पार्ट बन जाएगा कौन सी कंट्रीज़ का, कंट्री ए बी सी के तरह रिकॉग्निशन उसको भी मिल जाएगी, तो वो भी उन कंट्रीज़ की तरह एक रिकॉग्नाइज्ड कंट्री माना जाएगा, रिकॉग्नाइज स्टेट माना जाएगा। पर डिक्लेरेटरी और एविडेंशियरी थ्योरी जो हॉल, ब्रायडली, पिट, कॉबेट और फिशर, ये मैंने 2 बार लिख दिया ब्रायडली, वो क्या कहती है, वो कहती है आपकी जो न्यू गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो एग्जिस्ट करती है एज सच प्रायर टू एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ रिकॉग्निशन। मतलब ऊपर जहाँ हमने एग्जाम्पल में लिया था, स्टेट डी को स्टेट ए बी सी की रिकॉग्निशन की ज़रूरत थी, है ना। बाकी की कंट्रीज़ जब आपको रिकॉग्नाइज करें तब आप माना जा रहे हो कि आप रिकॉग्नाइज हो गए और फिर आप उन कंट्रीज़ का एक तरीके से ग्रुप में आ गए, रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज़ के ग्रुप में। पर डिक्लेरेटरी थ्योरी कहती है उनके रिकॉग्निशन से पहले ही, जैसे ही कंट्री डी बनी थी, चाहे उसको कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे, उससे पहले ही उसको हम स्टेट मान लेंगे। अगर जो पीछे वो जो हमने 4 क्रीडेंशियल्स पढ़े ना स्टेट के, अगर वो ये चीज़ फुलफिल कर दे, चाहे उसके बाद कोई कंट्री रिकॉग्नाइज करे ना करे, हम उसको स्टेट मानेंगे। ये क्या कहते हैं, ये क्या कौन कहता है, ये डिक्लेरेटरी और एविडेंशियरी थ्योरी कहती है। तीसरी क्या है, मॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। ये किसने कहा, केल्सन ने। इसने बात किया नेचुरल स्टेटहुड और जुडिशियल स्टेटहुड। नेचुरल स्टेटहुड क्या हो गया, जैसे ही वो अटेन कर ले एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेटहुड, हम उसको मान लेंगे कि वो कंट्री जो है स्टेट है। और जुडिशियल स्टेटहुड का क्या मतलब होता है, जब दूसरी कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगी तब उसको स्टेट माना जाएगा। तो एक तरीके से पहला वाला पॉइंट जो है डिक्लेरेटरी थ्योरी को कवर कर लेता है और दूसरा वाला पॉइंट जो है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी को कवर कर लेते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कहा है। अब आइए मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन। मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन क्या है, सबसे पहले होता है डी फैक्टो रिकॉग्निशन। मतलब बाय दी फैक्ट देख के आपको लगे कि हाँ यार ये तो डी फैक्टो, हम इसको कर सकते हैं। पढ़ते हैं, स्टेट recognized possesses the essential elements of the statehood and it is fit to be a subject of international law. De facto recognition is factual and provisional acknowledgement. मतलब जो स्टेट जिसको हम रिकॉग्नाइज करें उसके पास एसेंशियल एलिमेंट्स हो स्टेट के, ठीक है, प्लस एसेंशियल एलिमेंट हो किस चीज़ के लिए, जिससे वो सब्जेक्ट बन सके इंटरनेशनल लॉ का, बस समझने के लिए। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डी फैक्टो रिकॉग्निशन इज फैक्चुअल ऑन द बेसिस ऑफ योर फैक्ट्स, एंड दूसरी चीज़ ये प्रोविजनल होती है, मतलब टेम्पररी होती है। डी ज्योर रिकॉग्निशन क्या होती है, अ स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पोजेसेस ऑल दी एसेंशियल एलिमेंट्स, जो भी स्टेटहुड के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो उसके पास हो, प्लस कैपेबल ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो इंटरनेशनल लॉ का जो है मेंबर बनने के लिए भी जो है एलिजिबल हो, काबिल हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डी जो रिकॉग्निशन, ये हमेशा एक फाइनल लीगल रिकॉग्निशन होती है। देखिए ऊपर वाली प्रोविजनल है और डी जोर वो बिल्कुल हमेशा फाइनल लीगल रिकॉग्निशन होगी, डी जोर, और डी फैक्टो प्रोविजनल। अच्छा, प्रोफेसर जी स्वार्जनबर्गर ने क्या कहा था, व्हेन अ स्टेट वांट्स टू डिले द डी ज्योर रिकॉग्निशन ऑफ एनी स्टेट्स इट में फर्स्ट ग्रांट डी फैक्टो रिकॉग्निशन। जैसे कोई भी नई कंट्री बनती है, अभी तालिबान का चल रहा है ना, कोई उसको डी ज्योर रिकॉग्निशन नहीं देना चाह रहा है ना, उनको तो डी फैक्टो भी नहीं देना चाह रहे। क्यों, वो डिले कर रहे हैं डी ज्योर रिकॉग्निशन और किसी भी तरीके के रिकॉग्निशन देने से। क्यों, एक बार अगर उन्होंने रिकॉग्निशन दे दी ना तो फिर हम उनको एज अ स्टेट मान लेंगे, जो
कोई भी डेवलप्ड कंट्री या सिविलाइज स्टेट नहीं चाहता। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? प्रोफेसर साहब ने दी थी। अब आइए केल्सन ने क्या कहा है? डी जोर इज फाइनल, हमने ऊपर पढ़ लिया, वेयर एज डी फैक्टो रिकॉग्निशन इज ओनली प्रोविजन, मतलब टेम्पररी। ठीक है, उसने 4 चीज़ें क्या दी थी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इफ स्टेट्स नीड टू बी रिकॉग्नाइज इट शुड बी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज, डेफिनेट टेरिटरी, परमानेंट और इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, किसी भी डिपेंडेंट ना हो। अच्छा, अब पढ़ते हैं बेलिजरेंसी और इंसर्जेंसी क्या होती है। भाई बेलिजरेंसी होती है जब एक डी फैक्टो कंट्रोल बाय पीपल फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट और स्टेट हैविंग गेन अ सिग्निफिकेंट कंट्रोल। जैसे जब एक बंदे हैं, एक ग्रुप है, ठीक है, वो जैसे अफगानिस्तान है, तो जब उसके पास सिग्निफिकेंट कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है, पूरी गवर्नमेंट स्टेट मशीनरी के ऊपर। जैसे अफगानिस्तान का सपोज करिए 80% लैंड पे जो कंट्रोल हो गया, तो वो किसके अंदर कवर हो जाएगी? बेलिजरेंसी। इंसर्जेंसी क्या होती है? ये इसकी छोटी बहन होती है, अ लोअर फॉर्म ऑफ बेलिजरेंसी। मतलब अफगानिस्तान का कोई 10% कंट्रोल करने लग जाए तब हम उसे कहेंगे इंसर्जेंसी। पर जैसे वो सिग्निफिकेंट कंट्रोल करने लग जाए, जैसे सपोज कर लिए ये इसका कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, मतलब 50%, 60%, 70%, तो वो सिग्निफिकेंट कंट्रोल में हो जाएगा। मतलब सिग्निफिकेंटली अब एक तरीके से उन्होंने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ली, तो वो बेलिजरेंसी में चले जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट केस लॉस क्या है रिकॉग्निशन के, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, प्लस इनकी क्रोनोलॉजी आप हमेशा याद रखिए। सबसे पहले लूथर वर्सेस सागर 1921। वो कहते हैं डी फैक्टो और डी जो रिकॉग्निशन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, बस उनका काम जो होता है वो इनका जो काम है वो क्या है? इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट्स ऑफ द इंटरनल एक्ट्स ऑफ द रिकॉग्नाइज अथॉरिटी। मतलब जो भी अंदर वहाँ की गवर्नमेंट है, बस वो उनकी एक्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं बस। तो डी फैक्टो और डी जोर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये किस स्टेटमेंट किसमें दी थी? लूथर वर्सेस सागर में। दूसरा क्या है? बैंक ऑफ इथियोपिया 1937। इस केस में क्या स्टेटमेंट दी गई है? द गवर्नमेंट मस्ट एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एरिया इन ऑर्डर टू बी रिगार्डेड एज डी फैक्टो गवर्नमेंट। मतलब भाई एक स्टेट है ये इतना बड़ा, आपके पास यहाँ जो है एक एक्सरसाइज कंट्रोल होना चाहिए इस पूरी की पूरी स्टेट के ऊपर, तभी हम आपको गवर्नमेंट मानेंगे। ठीक है, नहीं तो कोई भी अपने घर से खड़े होकर कहने लग जाएगा कि भाई मैं तो ये पूरी कंट्री को कंट्रोल करता हूँ, वो नहीं होगा। ठीक है, अरनजाओ मेंडी केस क्या है 1939 का? वो कहता है डी फैक्टो गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करते हैं जो स्टेट के असेट्स है, कहाँ? विद इन दी टेरिटरी इन कंट्रोल्स। मतलब अब जैसे अफगानिस्तान है, ठीक है, वो सिर्फ उन एसेट्स को कंट्रोल करता है जो उसके अंडर है, अफगानिस्तान के अंडर है। ठीक है, और ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए क्या है, हम उसको डी फैक्टो गवर्नमेंट भी नहीं मानेंगे। डी फैक्टो गवर्नमेंट। और डी जोर गवर्नमेंट क्या होता है? अथॉरिटी ओवर स्टेट एंड इवन ओवरसीज फॉरेन एसेट्स एज वेल। मतलब इस कंट्री के अंदर के असेट्स जो हो गए, अंदर जो इस पेज के अंदर हो गया, ये तो आप कंट्रोल करोगे ही करोगे, पर जो इस स्क्रीन के बाहर भी हो गए, मतलब इस कंट्री के बाहर भी हो गए, आप उन असेट्स पे भी कंट्रोल करोगे। ये किसके अंदर आपको ये मिलता है? डी जोर गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है। ठीक है, डी जोर गवर्नमेंट क्या है? जो लीगली एक एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट होगी। अच्छा, उसके बाद आइए अगला केस है बैंक ऑफ चाइना वर्सेस वेल्स फार्गो 1952। इसमें क्या है? इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आई थी एमसीक्यू में कि प्रिंसिपल ऑफ लूथर एंड सागर इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब नो डिफरेंस बिटवीन डी फैक्टो एंड डी जो रिकॉग्निशन का जो प्रिंसिपल जो ऊपर जजमेंट दिया था वो इसमें इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये पेपर में आया था कि किसने डी फैक्टो और जी डी रिकॉग्निशन को एक्सेप्ट नहीं किया, या इन 4 केसेस का नाम दे देंगे और इसमें कहेंगे आप एक्सेप्शन बता दो। ठीक है, अच्छा, और इस एक्सेप्शन क्या है? इसने प्रिंसिपल ऑफ लूथर वर्सेस सागर को एक्सेप्ट नहीं किया। सिविल एयर ट्रांसपोर्ट वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट 1953। ये केस क्या है? लीगल के लिए लीडिंग केस है ऑन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन के ऊपर। ठीक है, अब पढ़ते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिकॉग्निशन क्या होते हैं। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ याद रखिए कि कौन सी कंट्री ने रिकॉग्निशन दिया है, आपको पता होना चाहिए। तो बार डॉक्ट्रिन ये दिया था एक्वेडोर वालों ने। इसमें कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट शुड ओनली बी ग्रांटेड इफ दैट एडमिनिस्ट्रेशन कम्स टू पावर बाय लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक मीन्स। मतलब जब एक सरकार लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक मीन्स से आएगी तभी हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, एस्टेडा डॉक्ट्रिन किसने दिया? मैक्सिको ने। इसने कहा अ गवर्नमेंट मस्ट बी ओनली रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन वेदर इट इज़ इन डी फैक्टो एग्जिस्टेंस। मतलब अगर उसका डी फैक्टो एग्जिस्टेंस है, बाय द फैक्ट अगर वो एग्जिस्ट कर दिया तो आप उसको रिकॉग्नाइज करो। ये दोनों सपोर्ट करते हैं रिकॉग्निशन को, तभी मैंने ग्रीन में दिया। नीचे वाले ये नॉन रिकॉग्निशन है, मतलब इस रिकॉग्निशन कब नहीं होगा। स्टिम्सन डॉक्ट्रिन किसने दिया? यूएसए वालों ने। अ पॉलिसी ऑफ नॉन रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रेशन। मतलब अगर कोई एग्रेशन से आ रहा है, ठीक है, हम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे तालिबान को तभी हम स्टेट एक्सेप्ट नहीं करते। बीटन कोड डॉक्ट्रिन किसने दिया था? वेनेजुएला ने। इस्टेब्लिशेस द रप्चर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद गवर्नमेंट विदाउट डेमोक्रेटिक एंड डिक्टोरियल ओरिजिन्स। मतलब भाई अगर कोई भी जहाँ तानाशाही होगी
हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस कंट्री को, उस स्टेट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी कंट्री या स्टेट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। थैंक यू गाइस। हमने अब 3 टॉपिक हमने नेट के लिए कवर कर लिए। बाकी आगे वाली वीडियोस में है हम आगे के पूरे PIL के जो है 10 सब टॉपिक्स हैं हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइस, थैंक यू।